हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी की चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैं उस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा। वो वीडियो मैं बना के ले आया हूँ। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है, जो मैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है और भी आगे मुझे वीडियो बनाना है। चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टोटल 6 टॉपिक हैं जो हम लोगों को इसमें डिस्कस करने हैं। किंगडम मोनरा, फिर सेकेंड किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिवेलिया, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन। तो ये सब क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट है आर.एस. व्हिटेकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑर्गेनिज्म का। जो जितने भी तरह का ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उन सभी को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था जी। जिसमें किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, किंगडम प्रोटेस्टा जिसमें एमोइबा प्लाज्मोडियम ये सब आ जाएंगे, किंगडम फंजाई, फंजाई के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, किंगडम प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एंड किंगडम एनिमल है जिसमें सारे एनिमल आ जाएंगे। और भी है आगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ये किसी भी तरह के किंगडम में नहीं डाले गए, इनका अलग क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ लाइनों को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ। ये सारी की सारी जितनी भी लाइनें अभी अंडरलाइन आपको दिख रही है, जो आगे भी दिखेगी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं एनसीईआरटी के, जो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेगी एनसीईआरटी की वो एनसीईआरटी की लाइनें पे ही बनेगी। तो जब आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से लाइन का पता होगा, एक लाइन का आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. इनका कहना है कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से क्लासिफिकेशन करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो उसमें अटेम्प्ट किए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पुराने टाइम में जब हम लोग क्लासिफाइड करते थे ऑर्गेनिज्म को, उनको साइंटिफिकली लॉजिकली डिफाइन नहीं करते उनको, बल्कि यूज के बेसिस पे करते थे कि कौन कौन से प्लांट्स फूड के लिए यूज हो रहे हैं, कौन शेल्टर के लिए, कौन क्लॉथ्स के लिए, इस तरीके का क्लासिफाइड करते थे। तो वो पहले जो थे जिन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था वो थे एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस निकाला क्लासिफिकेशन का, और इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, रूट, स्टेम, लीव, ये सब प्लांट्स का, एनिमल के बॉडी का, हाथ पैर का जो स्ट्रक्चर है बाहरी, उसी को मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया प्लांट्स में, जिससे कि इन्होंने ट्री, श्रब्स, हर्ब्स इसमें डिवाइड किया। फिर एनिमल में लिया कि कौन रेड ब्लड के एनिमल है, कौन वाइट ब्लड के एनिमल है। ये था इनका क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का। अब लीनियस आते हैं, तो लीनियस ने भी डिवीज़न दिया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है।
ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने लाया था, इसमें दो किंगडम बटे थे, एक प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, बस दो ही किंगडम थे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। तो ये लिखा हुआ है कि लिनियस ने जो दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया था, प्लांटिया और एनिमेलिया, वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वैसे सेल कहलाते हैं जो पहले आते हैं, प्रो मीन्स फर्स्ट, जो एंशियंट टाइम में जो पहले ग्रो किए अर्थ पे, और यूकैरियोट्स वो होते हैं, यू मीन्स ट्रू, जो ट्रू सेल्स होते हैं, जो एवोल्यूशन जिसमें हुआ, जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल्स डेवलप हुए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस तरीके के और भी सारे जो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर इन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी अनएंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन नहीं किया। ये इनका ड्रॉबैक भी आप कहा जा सकता है कि लिनियस के क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक था। अब आगे बढ़ते हैं। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। मीन्स कि जब जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया, वो लंबे समय तक के लिए यूज़ होते रहा, लेकिन वो इनएडिक्वेट था, वो पर्याप्त नहीं था। जैसे कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा, ये सब नहीं थे। ये सारे जो कैरेक्टर्स मैंने बोला ये सब नहीं थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है कि जो टाइम जैसे ही बीतता गया वो चेंजेस होता है, क्योंकि लोगों का नॉलेज बढ़ते गया ऑर्गेनिज्म को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट नज़रिया से ऑर्गेनिज्म को देखते थे, तो नॉलेज बढ़ता था, तो फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते रहता था। आगे के पैराग्राफ में भी यही है लिखा हुआ जो मैंने बोला कि समय के साथ चेंज होते रहा। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया था ऑर्गेनिज्म को, जो अभी फॉलो किया जाता है। उसी का दिया हुआ है कि वो क्या क्या कैरेक्टर्स पे थे। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के कैरेक्टर्स पे लाए थे। जैसे कि आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, मोनरा, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनरा में पाए जाते हैं। और मोनरा में किस तरह के सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वैसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम अर्थ पे जब लाइफ शुरू हुई थी तो वो फर्स्ट सेल ग्रो किए थे। और यूकैरियोटिक किस में पाए जाते हैं? तो मोनरा के बाद जितने भी आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सब में यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स ट्रू सेल। और प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे, यूकैरियोटिक में क्या क्या होंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सेल वॉल भी है। मोनरा के सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होते हैं। नॉन सेलुलोजिक में पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाए जाते हैं कुछ में नहीं। फंजाई में काइटिन होता है। प्लांटी में सेलुलोज होता है। और हम लोग जानते हैं कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक है, ये डेवलप्ड सेल नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकैरियोटिक ट्रू सेल है, वो एवोल्यूशनरी, जैसे जैसे एवोल्यूशन होते रहा वो डेवलप्ड होते रहा अपने अंदर, तो उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा, प्रोटेस्टा सेलुलर होंगे, मीन्स यूनिसेलुलर, एक सेल के। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, लूज टिश्यू होता है। प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। एनिमलिया में भी टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। तो सेल होते हैं, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल, उसी को टिश्यू कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स कहाँ से उनको खाना मिल रहा है। तो जो मोनरा वाले थे वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, मीन्स खुद से भी खाना बनाते हैं, जिसमें केमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। केमोसिंथेटिक मीन्स जो केमिकल का यूज़ करके खाना बनाए, फोटोसिंथेटिक जो लाइट का यूज़ करके खाना बनाए। हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, हेटरोट्रोपिक मीन्स जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाना के लिए, जो खुद से नहीं बना पाते।
जैसे सेप्रोफाइटिक जो डेड पे ग्रो करेंगे, पैरासाइटिक जो लिविंग पे ग्रो करेंगे। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जितने भी फंजाई होते हैं वो उनमें एक भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता। सारे के सारे फंजाई किंगडम जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में वो सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक याद रखना, सेप्रोफाइटिक उनको कहा जाता है जो किसी भी डेड पे ग्रो करे, और जो लिविंग पे ग्रो करते हैं उनको पैरासाइटिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक, ये अगला प्लांट में जितने हैं तो हम लोग जानते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल हम लोग जानते हैं कि जितने एनिमल होते हैं वो खुद का खाना नहीं बनाते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए उन्हें होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ जैसा अभी बताया था कि R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था 1969 में। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इनके बारे में क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया यूज किया था डिवीजन करने में, वो अभी तक देख लिया हम लोगों ने। जैसे कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहा जाता है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स जो समय के साथ जो प्लांट्स में, एनिमल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप हो रहे हैं, उनको फाइलोजेनेटिक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और सिस्टम है, जैसे टू किंगडम का सिस्टम हम लोगों ने देखा था, लिनियस ने लाया था। फिर R.H. विटेकर 5 किंगडम देख लिया, और एक है 3 डोमेन सिस्टम। क्या है ये देखते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स किंगडम मोनरा इंटू 2 डोमेन्स, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher class. मीन्स हायर क्लास में जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तब इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस इतना समझ लिया, 3 डोमेन सिस्टम में 2 डोमेन में मोनरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया हुआ था, और बाकी जितना हम लोग ने देखा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उनको एक डोमेन में रखा गया था। ठीक है, तो इसे 6 किंगडम भी कहा जाए। मोनरा अभी 2 में डिवाइड होंगे तो गिनती तो हो ही जाएगी 6, 2 मोनरा, बाकी 4 में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। आगे बढ़ते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms under plants. The characters that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. इसका कहने का मतलब है कि पहले जो क्लासिफिकेशन होते थे उनमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मोसेस को, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता था प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि इन सारे में सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन ये R.H. विटेकर थे जिन्होंने बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग रखा मोनरा किंगडम में, क्योंकि इनमें सेल वॉल तो है लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है, और जो बाकी हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न्स, मोसेस, इनको रखा प्लांटी किंगडम में, क्योंकि इनमें सेल वॉल भी है और ये यूकैरियोटिक है। तो बताया मैंने कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते गया तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बदलते गया समय के साथ। आगे बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. Fungi had chitin in their cell walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. ये इसमें कहने का मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन जो था पहले, उसमें फंजाई को भी देखा, सबको प्लांट्स में डाल दिया गया था, लेकिन रियल में है क्या कि इनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है, और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, और प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये आगे के पैराग्राफ में वही सब लिखा हुआ है
कि जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया तो वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलते गया और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड होते गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले किंगडम में आते हैं, अपने पहले किंगडम में जिसमें है किंगडम मोनरा। तो वैसा कि बताया था कि किंगडम मोनरा में वैसे सेल होंगे जो प्रोकैरियोटिक हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे, हर तरह के बैक्टीरिया, जो आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हर तरह के बैक्टीरिया किंगडम मोनरा में आते हैं। तो इससे ये एक बात पता चलता है कि अगर बैक्टीरिया सारे के सारे किंगडम मोनरा में आ रहे हैं और किंगडम में मोनरा आने वाले सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया जितने भी तरह के होते हैं सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो अंडरलाइन मैंने किया वो आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा। और मैं एक बात बोलना भूल गया वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ ये वीडियो जब भी आप देखें अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके रखें, ताकि आप लोग वीडियो के साथ साथ जो जो मैंने लाइनें अंडरलाइन की हुई है हाइलाइटर से, वो सब आप भी अपने बुक में हाईलाइट करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा कि आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा। अभी कहा मैंने कि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो मोनरा किंगडम में आते हैं, वो सोल मेंबर होते हैं, एकलौते। दे आर द मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है, हमारे बॉडी पे, खाना पे, पानी में, हर जगह बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया एक तरह से कहा जाए तो बैक्टीरिया अमर है। 100% बैक्टीरिया को नहीं मारा जा सकता। आप लोग अपने एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी में कि टूथपेस्ट का या सोप का जो प्रचार दिखाता है उसमें 99.99% बैक्टीरिया को मारा जाता है, 100% नहीं। तो 100% बैक्टीरिया को नहीं मारा जा सकता। तो कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया एक तरह के अमर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. इसका कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में पाए जा रहे हैं। और तो और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर इवन उनके बॉडी पे भी पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप: spherical coccus, the rod-shaped bacillus, comma-shaped vibrio, and the spiral spirillum. इसमें कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया टोटल 4 तरह के होते हैं उनके शेप के ऊपर। तो स्पेरिकल शेप के जो होते हैं उनको कोकस कहा जाता है, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है, जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें विब्रियम कहा जाता है, और जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें स्पाइरिलम कहा जाता है। तो टोटल 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनके शेप के बेसिस पे। ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं तो उनके शेप के बेसिस। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 तरह के बैक्टीरिया के शेप हैं: कोकी, कोकस, बैसिली, रॉड शेप्ड, स्पाइरिला, स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो, कॉमा शेप्ड। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी से आगे चल के ग्रेजुएशन में कॉलेज में बॉटनी या जूलॉजी लेंगे तो आप जो एनसीईआरटी में पढ़िएगा क्लास 11 और 12 में, उसी को डिटेल में ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। मीन्स और सारे टॉपिक बढ़ जाते हैं उसमें, लेकिन एक बेसिक नॉलेज जो है वो एनसीईआरटी से ही मिलेगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप होते हैं, तो ये भी आपको ग्रेजुएशन में भी यही पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक आपको एनसीईआरटी ही से मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से समझें। और कहीं कहीं कुछ टॉपिक हो जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जो रट्टा मारने वाली होगी, तो वो भी करें, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रट्टा ही मारा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
Bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates, and photosynthetic autotrophic or chemiosynthetic autotrophic एंड हेटेरोट्रोफ्स। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मोनरा किंगडम में जो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मीन्स खुद का खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स हो गया लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं केमियोसिंथेटिक। केमियोसिंथेटिक मीन्स केमिकल का यूज करना। केमियो मीन्स केमिकल, सिंथेटिक मीन्स बनाना। और हेटेरोट्रोपस भी होता है जो दूसरे पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बैक्टीरिया है आपके सामने जो दिख रहा है, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है? तो बेसिकली आर्ची बैक्टीरिया वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, मीन्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो, जिन्हें हम लोग हेलोफाइल्स कहेंगे। हेलो जहाँ आ गया वर्ड तो आपको समझ जाना है कि ये सॉल्टी एरिया का बात हो रहा है। यही हेलो की जगह में अगर हम लोग थर्मो का यूज करेंगे तो समझ जाना है कि ये गर्म जगह का बात हो रहा है। तो आर्ची बैक्टीरिया ऐसे जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में, मीन्स ज़्यादा सॉल्टी एरिया, वहाँ पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होंगे? आर्ची बैक्टीरिया, जिन्हें हेलोफाइल्स कहा जाएगा। हॉट स्प्रिंग, गर्म जो कुंड होते हैं वहाँ भी पाए जाएंगे बैक्टीरिया, तो वो कौन बैक्टीरिया हो जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। मार्सी एरिया में भी पाए जाएंगे। मार्सी एरिया में पाए जाने वाले कौन से बैक्टीरिया होंगे? आर्ची बैक्टीरिया, जिन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। ठीक है। तो ये आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होता है? सिर्फ हैबिटेट नहीं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन पाए जा रहे, बल्कि क्या है कि इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है आर्ची बैक्टीरिया का, वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस अभी पढ़ा कि ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। तो मिथेनोजेंस का काम क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं? मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउस, बफेलोस। मीन्स जो कैटल होते हैं, काउस, बफेलो, तो इनके गट में पाया जाता है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेंस ही बैक्टीरिया वो ऐसे होते हैं जो कि जो काउ डंक होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गोबर कहते हैं, उनसे भी एक गैस निकलता है, बायोगैस, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। तो जो गोबर से मीथेन निकल रहा है, जिसको बायोगैस की कैटेगरी में डाला गया है, तो ये मीथेन किसके वजह से निकलता है? मिथेनोजेंस की वजह से, इन्हीं की वजह से ये गैस निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। तो अभी ऊपर मैंने बताया था कि यू जहाँ वर्ड आ गया तो समझ जाइए यू का मतलब है ट्रू। ये सब कुछ बायोलॉजिकल टर्म है जो कि आप लोग को धीरे धीरे पता चलते जाएगा, जैसे प्रूव मीन्स फर्स्ट, यू मीन्स ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। मीन्स कहा जा रहा है इसका मतलब कि हजारों की संख्या में यू बैक्टीरिया होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और इनका करेक्टराइज कैसे होगा? तो इनमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, उससे करेक्टराइज होते हैं। एक हार्ड सेल वॉल होता है, रिजिड मीन्स हार्ड। और अगर मोटाइल होते हैं तो एक फ्लैजलम होता है। मोटाइल मीन्स ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये फ्लैजला के थ्रू ही मूवमेंट करेंगे, तो ये फ्लैजलम होता है। आगे बढ़ते हैं। द साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रेफर्ड एज blue green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotroph. साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया नाम ही से पता चल रहा है बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहा जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब है कि इससे आपको ये नहीं समझना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये एक प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, जैसा कि प्लांट में भी पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं,
मराइन वाटर बोले या कहीं कहीं आप इसका प्रोनाउंसिएशन मरीन भी सुनेंगे, तो ये बेसिकली जो सी वाटर होते हैं वही होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया करते क्या हैं? तो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो जो भी वाटर पॉल्यूटेड जो भी वाटर बॉडीज हैं जो पॉल्यूटेड हैं, उनमें आप देखिएगा एक ब्लूम टाइप का आ जाता है, वो इन्हीं के थ्रू होता है। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनामीना। Chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसको भी फिक्स करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में कौन से बैक्टीरिया हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनका नाम नॉस्टॉक एंड एनाबीना होता है। और भी एक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, एमोनिया जो होते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, तो इनको यूज़ करते हैं, इनके एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में। तो एटीपी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी है सब किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ये आप लोगों के लिए सवाल है कि एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि रिसाइकल भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को, सल्फर को। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस एक शॉर्ट में समझिए। नाइट्रोजन फिर जब हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब प्लांट के लिए अवेलेबल कराते हैं, तो जिस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। मीन्स फिक्स करते हैं, क्योंकि प्लांट जो नाइट्रोजन लेता है वो डायरेक्ट नहीं लेता है एटमॉस्फेयर से, उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका स्ट्रक्चर। और ये हमने पढ़ा कि ये जो स्पेशलाइज सेल जो आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हेट्रोसिस्ट अपने सामने, ये वही स्पेशलाइज सेल है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फिक्स किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबुंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। मीन्स कि नेचर में ज़्यादातर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक? तो नेचर में ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर डिकम्पोजर के फॉर्म में होते हैं। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन अफेयर्स में भी यूज़फुल होते हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन बता दे रहा हूँ, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि दूध से दही बनाया जाता है, क्योंकि जब भी दूध से दही बनाया जाता है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और उसमें एक एसिड भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और वो एक बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है मिल्क को कर्ड में। फिर एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है लेगुमिनस प्लांट में। वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे कि दूध का जो दही में कन्वर्सन होता है एक बैक्टीरिया के कारण किया जाता है। वो बैक्टीरिया का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, सॉरी, मैं बता नहीं सकता, वो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन आगे के चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड कैसे कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को बाइनरी फ्यूजन कह देंगे। फ्यूज़न मीन्स वो होता है जहाँ पे दो चीज़ आपस में मिलते हैं। अब फ्यूज़न का मतलब होता है जहाँ एक चीज़ दो चीज़ में बट जाता है, जो आप सामने देख सकते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो ऐसे भी होते हैं जो कि डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे क्लोरेला हो गए, टाइफाइड हो गए, टेटनस हो गए, साइट्रस कैंकर हो गए। ये सब बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग सामने देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है मेनली फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब अभी समझाया, एक सेल जब दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए।
ठीक है। तो ये हो गया फिजन के द्वारा ही, हमेशा याद रखेंगे कि बैक्टीरिया मेनली डिवाइड करेगा फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन जिसे कहा जाता है। लेकिन अनफेवरेबल जब कंडीशन होता है, जब उनके सुइटेबल कंडीशन नहीं होता है, तो वो स्पोर फॉर्म करते हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं उस समय, जिसमें कि वो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में। तो एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र किया तो वो उसको सेक्सुअल कर देंगे, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहा है डीएनए, तो वो सेक्सुअल कहला जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा क्या है, ये बहुत जगह आपने ये वर्ड सुना होगा कि माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो कम, पहले तो जान लीजिए कि माइकोप्लाज्मा ऐसा चीज़ है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता। अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं और वो मोनरा किंगडम में पाए जाते हैं, लेकिन मोनरा किंगडम में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल नहीं होता, वो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में याद रखेंगे सेल वॉल नहीं होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं। जो स्मॉलेस्ट, पूरे वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो हुए वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा हैं जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉज करते हैं, ये पैथोजेन का मतलब यही होगा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता और इनमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आप आते हैं अपने सेकेंड किंगडम पे, किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इस लाइन का कहना मतलब जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं ना, वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका कहने का मतलब है कि जो बाउंड्रीज होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, वो वेल डिफाइंड नहीं है अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सब सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स वाटर में पाए जाते हैं। इनके जो बॉडी होती है प्रोटिस्टा की, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। वहीं बैक्टीरिया का बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इनमें फ्लैजला भी होता है, सिलिया भी होता है, जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर पाते हैं। इनमें आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं प्रोटिस्टा, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली कैसे करते हैं, सेल फ्यूजन करते हैं, आपस में दो सेल जो है फ्यूज कर जाते हैं। सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्रायोसोफाइट्स, ये पहले प्रोटिस्टा हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या होते हैं, तो जितने तरह के डायटोम्स और गोल्डन एल्गी होते हैं, जिन्हें हम लोग गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स कहा जाते हैं, वो सारे के सारे क्राइसोफाइट्स में होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर हैं, और इनमें ज़्यादातर जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है। ध्यान दे से सुनेंगे, ज़्यादातर, सभी के सभी क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में और मराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। इनका जो वॉल होता है वो सिलिका में एम्बेडेड होता है, और सिलिका में एम्बेडेड होने के कारण जो क्राइसोफाइट्स जिनमें डायटोम्स ये सब हैं, उनका वॉल सिलिका में एम्बेडेड होता है, जिससे कि वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, मीनिंग उन्हें डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक टर्म आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट में, डायटोमेसियस अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि जो डायटोम्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में अपना सेल वॉल को डिपॉजिट करते हैं अपने हैबिटेट में जहाँ वो पाए जाते हैं, जिसमें कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में इसे जो एक्युमुलेशन होता है उसे डायटोमियस अर्थ कहा जाता है। और डायटोम्स होते क्या, तो एक मेन पॉइंट है जो आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, जो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, कि डायटोम जो है वो चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के। तो ओशियन में चीप प्रोड्यूसर कौन हुए, डायटोम्स। और डायटोम्स कहाँ आते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कहाँ आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में।
आगे बढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये मोस्टली मराइन होते हैं, मोस्टली, सब के सब नहीं लेकिन मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो कलर में होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सब कलर में होते हैं। और ये डिपेंड करता है जैसा पिगमेंट इनके बॉडी में पाया जाता है, इनके सेल्स में जैसा पिगमेंट होगा वैसा इनका कलर होगा। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स भी होते हैं जिन्हें कोनाइक्लॉस कहा जाता है, और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, जिससे कि जो सी है वो रेड दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड्स भी कहा जाता है। और ये जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिस टॉक्सिन से जो मरीन एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात इतना ही याद रखेंगे कि डाइनोफ्लैजेलेट्स मरीन एनिमल होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और उनका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं बॉडी में उसके बेसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे। स्टैग्नेंट वाटर ऐसे वाटर कहा जाता है जो स्थिर रहते हैं, जो मूवमेंट वाले रनिंग वाटर नहीं होते। तो आगे बढ़ते हैं। इनमें एक प्रोटीन का रिच लेयर पाया जाता है, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं होता है इनमें सेल वॉल की जगह में प्रोटीन का रिच लेयर पाया जाता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो ये पेलिकल क्या है? तो प्रोटीन का रिच लेयर जो कि यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, जिससे कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है। इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और जब सनलाइट से इनको हटा दिया जाता है, ये माने कि किसी तरह मूवमेंट में हट जाते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं, मीन्स दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। मीन्स हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं, उनसे आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। में सेप्रोफाइटिक ये डेड पे ग्रो करेंगे, तो इसे को सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टिस कहा जाता है। सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन कर फॉर्म करते हैं, मीन्स इकट्ठा होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। सुटेबल कंडीशन एग्रीगेट होंगे और प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्लोटिंग बॉडीज फॉर्म करता है अपने टिप पे, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो उनका याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं, कि ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में इनके प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है फ्लोटिंग बॉडीज, जो कि स्पोर्स बनाता है टिप पे, फ्लोटिंग बॉडी बनाता है स्पोर टिप पे, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं और प्रेडेटर की तरह रहते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। हेटेरोट्रोप्स मीन्स दूसरे पे डिपेंड है खाना के लिए, प्रेडेटर भी होते हैं मीन्स शिकारी भी होते हैं, शिकार भी करते हैं, और पैरासाइट लिविंग पे भी रहते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल के, मीन्स कि ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स के प्रिमिटिव जो पहले के रिलेटिव थे वो प्रोटोजोन से। 4 मेजर ग्रुप्स होता है प्रोटोजोन में, याद रखेंगे कि प्रोटोजोन में 4 मेजर ग्रुप होता है। क्या क्या वो देखेंगे। एमोइड प्रोटोजोन्स होते हैं पहले, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? तो सूडोपोडिया होता है एक फॉल्स फीट, जिसे कि अपने प्रे को कैच कर लेते हैं। मरीन फॉर्म्स में सिलिका सेल्स होता है इनके सरफेस में, जो मरीन में पाए जाएंगे उनमें सिलिका मिलेगा। आगे एंटामोबिया इनका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है एंटामोबिया, जो कि पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या है कि या तो ग्रुप में पाए जाएंगे या तो फ्री लिविंग होंगे, मीन्स फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होंगे। फ्लैजिला होगा, डिजीज कॉज करेंगे जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। तो सॉरी, बोलते बोलते गला सूख गया। तो स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज होता है,
एक मिनट। एक डिजीज होता है स्लीपिंग सिकनेस, वो किसके थ्रू होता है? तो एक प्रोटोजोन के थ्रू होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। इसको याद रखेंगे कि स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोन के थ्रू होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। आगे बढ़ते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक होते हैं, मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है, इसलिए सिलिएटेड कहा जाता है कि वो थाउजेंड ऑफ सिलिया होते हैं। और इनका एग्जाम्पल सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामोसियम, आपका ऊपर में था, हम लोग पढ़ते हैं एमोबॉइड। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल जब पूछेगा तो एंटोमोeba। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जब पूछेगा ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल पूछेगा पैरामोसियम। अब लास्ट में आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या है कि इन्फेक्शियस स्पोर्स होता है, इनके जो लाइफ साइकिल होता है उनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। और प्लाज्मोडियम इनका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पोरोजोन्स का। प्लाज्मोडियम वो होते हैं जिनके थ्रू मलेरिया को, जो कहते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बेसिकली ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मच्छर जो होता है मॉस्किटो, वो वेक्टर होते हैं, माने कैरियर होते हैं, प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी तक आता है, वो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने तीसरे किंगडम में आते हैं, किंगडम फंजाई पे। फंजाई एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिक किंगडम है ये। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का हेटरोट्रॉपिक हो गया कि खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो फंजाई को जैसे कि आप लोग मॉइस्ट ब्रेड होता है, रोटेन फ्रूट्स सड़ा हुआ फ्रूट जिसको कहते हैं, तो आप लोगों को वो सब जगह में फंजाई देखने को मिला होगा। कोई सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ प्याज, ये सब होता है। ब्रेड पे आप देखे होंगे, खाना पे, तो ये सब क्या, जो चीज़ सड़े हुए होते हैं उस पर आप लोग देखे होंगे वाइट कलर का कुछ ग्रो करता है जो रुइया टाइप का दिखता है, तो वो बेसिकली फंजाई ही होता है। जो कॉमन फंजाई पाए जाते हैं वो होते हैं मशरूम, जिसको हम लोग खाते भी हैं, टोड स्टूल भी होते हैं। तो मशरूम को हम लोग खाते हैं, जैसे कि बहुत तरह के तो मशरूम के फूड भी मिलते होंगे, जो ये सुन के आप लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, जो डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट देखे जाते हैं, वो पैरासाइटिक फंगस के थ्रू होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी पाए जाते हैं। ईस्ट, ईस्ट को याद रखेंगे, ये एक फंजाई है और ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट का भी यूज होता है आपका ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में, और जो ईस्ट का बियर बनाने में यूज होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। याद रखेंगे नाम, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अभी जैसे बताया कि फंजाई डिजीज भी कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। जैसे वीट रस्ट कौन कॉज करता है? तो पक्सेनिया एक फंजाई है। फिर फंजाई को एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है इनसे, जैसे कि पेनिसिलियम। फिर फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटियन भी होते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब कि वो एयर में ग्रो करेंगे, वाटर में भी हो जाएंगे, एनिमल पे भी, प्लांट पे भी, ये सब जगह में ग्रो करते हैं। वार्म कंडीशन में भी ग्रो करते हैं और ह्यूमिड प्लेसेस में भी ग्रो करते हैं। मेनली जो फंजाई ग्रो करेंगे वो वार्म कंडीशन और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट जो है वो अभी पढ़ा कि यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। वो ऐसे फंजाई भी होते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं, ईस्ट ही हो गए। ईस्ट जो है वो फिलामेंटस फंजाई होता है जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है हाइपी। तो हाइपी क्या होता है? जो फंजाई का जो बॉडी होता है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। तो जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हाइपी का, जो एक कह सकते हैं यूनिट है वो फंजाई का, तो उसको हाइपी कहते हैं। और जब एक हाइपी जब नेटवर्क बनाता है, ढेर सारा हाइपी मिलकर जब एक नेटवर्क बनाता है, तो उस नेटवर्क को माइसेलियम कहा जाता है। तो फंजाई का बॉडी का जो कहा जाता है, फंजाई के बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है और एक यूनिट को हाइपी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम हाइपी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइपी। माने कि ऐसे भी हाइपी होते हैं जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स ढेर सारे न्यूक्लियस वाले साइटोप्लाज्म मिलेंगे, उन्हें सिनोसाइटिक हाइपी कहा जाता है। कुछ होते हैं जिनमें सेप्टेट होता है, मीन्स
उनका जो हाइपी होगा वो क्रॉस वॉल रहेगा। जो सेल वॉल होता है फंगी का, जैसा कि हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था, जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है और वो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड पे ग्रो करे। पैरासाइटिक भी होते हैं जो कि लिविंग पे ग्रो करते हैं। लाइकेंस भी होते हैं। लाइकेन देखो उनको कहा जाता है जहाँ पे फंजाई जो है अपना एसोसिएशन बनाता है एल्गी के साथ। तो एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाने का रीज़न है कि उसको एल्गी से फूड मिल जाता है और एल्गी को फंजाई से शेल्टर और प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इन दोनों का जब एल्गी प्लस फंजाई का जब एसोसिएशन बनता है तो उसे लाइकेन कहा जाता है। वहीं फंजाई कुछ प्लांट रूट के साथ भी एसोसिएशन करते हैं जिन्हें माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंजाई में जो है रिप्रोडक्शन जो वो वेजिटेटिव मीन्स से होता है, फ्यूजन से होता है, बडिंग से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है और स्पोर्स जो है वो एक पार्ट पे ग्रो करता है जिसे कोनिडिया कहते हैं और स्पोरेंजियो स्पोर भी कहते हैं, जिसे जू स्पोर भी कहा जाएगा। तो आगे आपसे कभी पूछा जाए कि कोनिडिया क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर क्या है, जू स्पोर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक प्लांट का बॉडी का पार्ट है जो फंजाई के बॉडी का पार्ट है, सॉरी प्लांट बोल दिया, फंजाई के बॉडी का पार्ट है जिसमें कि स्पोर ग्रो करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं फंजाई, जिसमें कि ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो स्पोर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो वेरियस स्पोर जितने भी तरह का भी हम लोग पढ़ा, ये एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी का आता है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है फ्रूट नहीं बनाना, स्पोर बनाना। ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल जो होते हैं उनमें 3 स्टेप्स होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी वो होता है जब 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के जो प्रोटोप्लाज्म है जब आपस में फ्यूजन करते हैं, 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उनको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और जब वही 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेगा तो उनको कैरियोगैमी कहेंगे। और तीसरा अगर है 3 स्टेप मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड, मीन्स जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस जहाँ होगा तो वहाँ हैप्लॉइड स्पोर्स ही बनेंगे। माइटोसिस में तुम्हारे डिप्लॉटिक स्पोर्स बनते हैं और मियोसिस में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 हैप्लॉइड हैप्पी जो कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स के होते हैं वो पास आ जाते हैं और फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके वो डिप्लॉइड बनाते हैं। डिप्लॉइड हो गए क्योंकि यहाँ पे 2 हैप्लॉइड हैप्पी आ रहे हैं। हैप्लॉइड मीन्स एन नंबर क्रोमोसोम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हैप्लॉइड हो गया जिनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो वो जब 2 हैप्लॉइड हैप्पी आपस में फ्यूज करेंगे n+n तो वो डिप्लॉइड सेल बनाएंगे 2n। ठीक है, जिन्हें एक वर्ड भी कहा जाता है डाइकारियन। डाइकारियन का मतलब है डाई से डबल, कैरियन वर्ड न्यूक्लियाई। तो जो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उनको डाइकारियन कहेंगे और जो ये फेज होते हैं उनको डाइकारियोफेज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स, तो ये हम लोगों ने देखा कि जो फंजाई के जो बॉडी फ्रूटिंग पार्ट्स होते हैं जो कि स्पोर बनाते हैं, तो फंजाई का जो फ्रूटिंग पार्ट है जो स्पोर बनाते हैं उसमें एक डिवीज़न होता है जिसको मियोसिस कहते हैं, जिसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। तो ये मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न होने के कारण ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लास। मीन्स कि जो हम लोग अब फंजाई का जो डिवीज़न है 4 तरह का, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज। तो ये सब जो डिवीज़न होता है वो माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी के ऊपर, स्पोर का फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे होता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला क्लास है फंजी का, पहला टाइप है फंजाई का फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, जो वुड सड़ रहे हैं, डिकेइंग हो रहे हैं उनमें, मॉइस्ट में उनमें भी पाए जाएंगे, डैम्प प्लेसेस में पाए जाएंगे और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, माइसेलियम इनका जो होता है एसेप्टेड होता है, सिनोसाइटिक होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के थ्रू और बाय ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर मोटाइल हो गए और ए प्लानोस्पोर्स वो हो गए जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
जाइगोस्पोर जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर फॉर्म करेंगे। ये जो गैमेट्स होते हैं वे आइसोगैमेट्स भी होते हैं, में सिमिलर दिखेंगे एक जैसे आइसोगैमेट्स, और डिसिमिलर भी होते हैं, मीन्स एक जैसे नहीं दिखेंगे, जिसे एनिसोगैमेट्स भी कहा जाता है, ऊगैमेट्स भी कहा जाता है। तो कॉमन एग्जांपल जैसे हो गया म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ये तीनों जो एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, ये तीनों के तीनों फाइकोमाइसिटिस में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अपने दूसरे टाइप पे एस्कोमाइसिटिस में। तो एस्कोमाइसिटिस को सैक फंगी भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि ऐसे कौन से फंगी को सैक फंगी कहा जाता है, तो वो एस्कोमाइसिटिस होते हैं। एस्कोमाइसिटिस जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें कि पेनिसिलियम एक होता है। पेनिसिलियम हम लोग पढ़ा कि जिसे एंटीबायोटिक बनाया गया था। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस भी कहा जाता है, जिससे कि बियर और ब्रेड बनाया जाता है। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस क्या? कॉप्रोफिलस ऐसे फंजाई जो कि डंक में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो गोबर ही सब होते हैं उसमें जो फंजाई ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस कहते हैं। इनके जो माइसेलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कि कॉनिडिया पे प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजिनली, मीन्स बाहर से, जिन्हें कहा जाता है कॉनिडियोफोर। तो कॉनिडियोफोर ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसे ऑर्गन है जो कि कॉनिडिया ग्रो करेंगे। कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट जब होते हैं तो माइसेलियम प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है, जो कि इंडोजिशनली प्रोड्यूस होता है, मीन्स अंदरूनी में अंदर से फॉर्म होते हैं एक सैक में, जिस सैक को एस्की कहा जाता है। तो एस्की क्या है? एस्की एक सैक है जिसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ये एस्की जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाता है, ध्यान से सुनेंगे, एस्की जब डिफरेंट टाइप्स के फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज हो जाएगा तो इसको एस्कोकार्प्स बोलेंगे। इनका भी कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये तीन इस एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्कोमाइसिटिस के। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा फंगी है जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में भी यूज़ होता है, तो वो है न्यूरोस्पोरा। और वो कौन से टाइप्स में आ जाएगा? एस्कोमाइसिटिस। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ खाने वाले भी एस्कोमाइसिटिस फंगाई होते हैं, इन्हें कहा जाता है मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल होते हैं, और ये इन्हें डेलिकेसिस भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटिस। तो बेसिडियोमाइसिटिस में मेनली क्या आ जाएंगे? तो बेसिडियोमाइसिटिस में मेनली आ जाएंगे मशरूम, जिन्हें हम लोग देखिए लिखा हुआ है कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। तो बेसिडियोमाइसिटिस में मशरूम भी होते हैं, इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है और पफ बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं, लॉक्स में भी ग्रो करते हैं। लॉक्स हो गए में से जो बांस ये सब हो गया सड़ा हुआ, उस सब में पेड़ का जो काटा हुआ पार्ट होता है उसमें। ट्री स्टम्प्स में ग्रो करेंगे, और प्लांट बॉडीज में करेंगे एज अ पैरासाइट, रस्ट एंड स्मश मीन्स डिजीज कॉज करेंगे। इनके जो माइसेलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक फाइकोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर पाए जा रहे थे, लेकिन बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाएंगे। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है। प्लाज्मोगैमी जो है वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के थ्रू होता है ऑफ डिफरेंट शेप और जीनोटाइप। तो याद रखेंगे कि बेसिडियोमाइसिटिस में ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और उनमें सेक्स ऑर्गन भी नहीं पाया जाता है। हाँ, प्लाज्मोगैमी होता है, तो प्लाज्मोगैमी पड़ा था ऊपर में, जब दो सेल के प्लाज्मा आपस में फ्यूज कर जाते हैं। कैसे? तो दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल
जो डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के होंगे, जब उनके प्लाज्मा फ्यूज करेंगे तो प्लाज्मोगेमी होगा। इनमें बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। बेसिडियो स्पोर्स क्या होते हैं? तो बेसिडियो स्पोर वही जो कि रिप्रोडक्शन में के लिए ग्रो किए जाते हैं। तो 4 तरह के बेसिडियो स्पोर्स ग्रो करते हैं। बेसिडियो स्पोर जो है वो एक्सोजेनली प्रोड्यूस होंगे, मीन्स बॉडी के बाहर में फॉर्म होंगे, इसलिए एक्सोजेनसली बोला जाता है, जिन्हें बेसिडियम कहा जाता है, वहाँ पे ग्रो करेंगे। और ये एक फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज, जो बेसिडिया होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं, जिनको बेसिडियो कार्प्स कहा जाता है। ठीक है, इनके भी 3 एग्जाम्पल होते हैं, एगरिकस मशरूम, ओस्टालिगो स्मट, पक्सेनिया रस्ट फंगस। आगे बढ़ते हैं, डिट्रोमाइसिटिस, ये है लास्ट आपका फंजाई का टाइप। तो डिट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज जो होते हैं सिर्फ वही होते हैं। जो सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, जो बाकी सब फंजाई में फाइको और एस्को में पाए जा रहे थे, वो डिट्रोमाइसिटिस में नहीं पाए जाते। इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ पाया जाता है, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल फॉर्म आगे फाइंड आउट होगा और अभी तक नहीं फाइंड आउट किया गया है। अब आगे देखते हैं, द डिट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। तो कॉनिडिया हम लोग जानते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स को कॉनिडिया कहा जाता है। तो डिट्रोमाइसिटिस जो रिप्रोड्यूस होता है, ऊपर ही देखा हम लोग, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मीन्स से होता है, और जो स्पोर्स से होता है वो कॉनिडिया कहा जाता है। इनका माइसेलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, ये सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक भी होते हैं, और लार्ज नंबर में जो है ये डिकम्पोजर्स होते हैं लीटर के, और मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं। मीन्स डिट्रोमाइसिटिस के जो फंजाई होते हैं वो लीटर जो होते हैं उनके डिकम्पोजर्स होते हैं, लीटर में जो प्लास्टिक सब हो गए, और मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो सारे टाइप के जो फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियोस एंड डिट्रोस हैं, ये चारे के चारों के 3 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को लिख के याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किंगडम प्लांटी में। तो हमने अभी तक 3 किंगडम डिस्कस कर लिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई। अब आते हैं चौथे किंगडम पे, किंगडम प्लांटी पे। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सारे के सारे प्लांट्स में आते हैं, और इनमें फ्यू मेंबर्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। देखो सारे के सारे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक मीन्स इंसेक्ट को खाते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट उनको कहा जाता है। और पैरासाइट्स भी होते हैं, जिसमें कि ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। और कस्कुटा भी एक हो गया। कस्कुटा आपने देखा होगा, जब कोई प्लांट के ऊपर एक पीला कलर का पतला जैसा रस्सी टाइप का लत्तर जैसा होता है, वो कस्कुटा कहलाता है, वो एक पैरासाइट होता है। और ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो हेटेरोपिक होते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिनमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है। सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, पहले ही डिस्कस कर लिया। इनमें प्लांट किंगडम में क्या आ जाएगा, तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं, जो कि हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। मीन्स प्लांट का जो लाइफ फेज होता है वो 2 तरह का फेज में डिवाइड होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। और इसी में जो चेंजेस होते रहता है इस जनरेशन में, उसी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। तो ये हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या डोमिनेंट होता है, मीन्स प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइटिक रहेंगे या गैमेटोफाइटिक। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि स्पोरोफाइटिक जहाँ भी होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, मीन्स 2n, और गैमेटोफाइटिक जहाँ होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, मीन्स n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब हम लोग अपने लास्ट किंगडम पे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सारे के जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे आ जाएंगे, और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स खुद का खाना नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाना के लिए।
ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और हाँ, जो एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए। और इनमें जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के होता है। एनिमल में जो फूड रिजर्व रखा जाता है वो ग्लाइकोजन और फैट में होता है, और प्लांट में जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोजॉइक होता है, मीन्स इंजेशन ऑफ फूड को अंदर लेके इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसे होलोजॉइक कहते हैं। तो होलोजॉइक टर्म का मतलब फूड का इंजेशन करना। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मीन्स मेल फीमेल आपस में मेट करते हैं और उनका गैमेट आपस में फ्यूज होता है, फिर एक एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे चैप्टर 4 में। अब आगे बढ़ते हैं। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियन एंड लाइकेन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर का हुआ, इसमें क्या है कि इन सब के बारे में मेंशन नहीं है, और इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म लेकिन नेचर में पाए जाते हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग को कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होता है, कफ, फ्लू, ये सब वायरस के थ्रू होते हैं। तो वायरस को क्या है कि ट्रूली लिविंग कभी नहीं माना गया। इसीलिए नहीं माना गया क्योंकि वायरस जो है जब आपके बॉडी से बाहर रहता है कोई भी सेल से, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो कोई काम का नहीं होता। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव होता है, तब वो अपना रिप्रोडक्शन ये सब करना शुरू करता है, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए उन्हें लिविंग कभी कंसिडर्ड नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है कि नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। लिविंग वैसा लोग हैं जिनमें सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि वायरसेस जो होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। आउटसाइड द लिविंग सेल, जो इनके लिविंग सेल होते हैं उनके बाहर में एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर को। ये दो तरह के वायरस आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक है टोबैको मोजाइक वायरस जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और जो राइट साइड में दिख रहा है वो है बैक्टीरियोफाज। ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। इसके आप पार्ट्स देख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हेड कहा जा रहा है, मिडिल पार्ट को कॉलर, नेक्स्ट को सीथ, और लास्ट में टॉल फाइबर। यहाँ हो गए आरएनए एंड कैप्सिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब एक बार में ये सेल के अंदर इन्फेक्ट कर देते हैं, लिविंग सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और होस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। तो वायरस का मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोव्स्काई, 1892 में उन्होंने बताया था कि वायरस का मतलब होता है वेनम। ये वर्ड दिया था उन्होंने कि वायरस जो है उसका मतलब होता है वेनम, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वुड यू कॉल वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? तो ये आपके ऊपर है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि वायरस आपके हिसाब से क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि उसे क्यों नॉन लिविंग कहा जाता है, उसे लिविंग कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो एक थे M.W. बेजरनेक, 1898 में इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट जो थे टोबैको के, उसे एक निकाला था पैथोजन, जिसे नाम दिया था वायरस। तो देखा था कि ये टोबैको या डिजीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसमें एक पैथोजन पाया गया था जिसमें कि उस पैथोजन को नाम दिया गया था वायरस। वायरस जो है कि वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है। ये कैसे पता चला? जो बैक्टीरिया को फिल्टर करने का जो प्रूफ था उसको भी वो पास कर गया था। तो इससे पता चला कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ठीक है, और इस फ्लूइड को कहा भी गया था कॉन्टागियम वीवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एक थे W.M. स्टैनले, 1935 में उन्होंने शो किया था कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। मीन स्ट्रक्चर का पता है कि वायरस जो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, मीन्स जो उनमें क्रिस्टल जैसा फॉर्म होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वायरस में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं,
या तो आरएनए नहीं तो डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो आरएनए या तो डीएनए होंगे। वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। तो पूछा जाएगा कि वायरस में जो ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शियस होता है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है वही इन्फेक्शियस होता है, और प्रोटीन उसका बाहर का कोटिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे वायरस है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ध्यान से सुनेंगे। ऐसे वायरस है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। आरएनए सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाएगा जो वायरस इन एनिमल को इन्फेक्ट करें। बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं, बैक्टीरियोफाज जिसको कहा जाता है, ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ये क्वेश्चन बनेगा कभी भी आप लोग कि बैक्टीरियोफाज में किस तरीके का डीएनए पाया जाता है, तो डबल स्टैंडर्ड। और ये भी पूछेगा कि उसमें आरएनए पाया जाता है, वो लाइन गलत हो जाएगा, नहीं, उसमें डीएनए पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो उनके बाहर के बॉडी के जो प्रोटीन कोट होते हैं जो कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, उन्हें कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, वो सब यूनिट के बने होते हैं जिसे कहा जाता है कैप्सोमियर। ठीक है, तो प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहा गया, वो सब यूनिट के जिससे बने उन्हें कहा गया कैप्सोमियर। वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सोमेयर जो है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे फॉर्म में? हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहेंगे। वायरसेस जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, इस तरह का एड्स, ये भी वायरस करते हैं। फिर प्लांट्स में भी हो गया, जैसे मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, फेन क्लियरिंग, ड्वार्पिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग देखा कि फंजाई भी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं और यहाँ वायरस भी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं वायरस में। वायरस क्या होते हैं? वायरस ऐसे पैथोजन, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन जिनमें कि प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, वायरस में प्रोटीन था, जब उसमें से प्रोटीन हट जाएगा, जिसमें कि सिर्फ फ्री आरएनए पाया जाएगा, तो वो वायरॉइड्स कहलाएंगे। इनका डिस्कवर वायरॉइड्स का किया था 1971 में टीओ डेनर ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 1971 में टीओ डेनर ने खोज किया था वायरॉइड्स का। और वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ फ्री आरएनए पाया जाता है, और ये डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो वायरस के आरएनए होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। अब आते हैं प्रियॉन्स में। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स ऐसे पैथोजन होते हैं, इन्फेक्शियस पैथोजन, जाहिर सी बात है डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजन है तो ऐसे डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं प्रियॉन्स जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन भी किया हुआ, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। ये स्मॉलर साइज में होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं प्रियॉन्स, और इनमें ये डिजीज कॉज करते हैं जिन्हें बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म कहा जाता है। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिन्हें कॉमन कॉल्ड में कॉमनली जाना जाता है मैड काउ डिजीज कैटल में, और इनका ह्यूमन में भी ऐसे ही सेम एनोलॉगस वेरिएंट रहता है, सीआर जैकब डिजीज। ठीक है, अब आगे आते हैं लाइकेन। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि लाइकेन फंजाई और बैक्टीरिया नहीं, फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। ये एसोसिएशन इसीलिए होता है कि वो फंजाई को फूड मिल जाता है एल्गी से, और एल्गी को प्रोटेक्शन एंड शेल्टर मिल जाता है फंजाई से। तो इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? लाइकेन। और ऐसे एक माइकोराइजा भी है जो फंजाई रूट के साथ एसोसिएशन करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो लाइकेन्स में होते हैं उनमें एल्गल कंपोनेंट जो होते हैं एल्गी, उन्हें फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उनको माइकोबियॉन्ट। फाइको मीन्स एल्गी का, जो एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है, और फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये तो माइको से याद आएगा माइसेलियम, फंजाई का बॉडी को, उसे माइकोबियंट, और फाइकोबियॉन्ट मीन्स एल्गी। ठीक है,
तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तो बता दिया कि एल्गी ऑटोट्रॉपिक होंगे, खुद से खाना बनाएंगे, और फंजाई हेटेरोट्रॉपिक। यहाँ देखिए अंडरलाइन मैंने किया, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्ट। अब एल्गी को भी खाना बनाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, कहाँ से मिलेगा? वो फंजाई देगा, ठीक है। और लाइकेन क्या है कि गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। कहीं भी अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो समझ जाना है कि वो एरिया पॉल्यूटेड है, और जो एरिया पॉल्यूटेड नहीं वहाँ लाइकेन ग्रो करता है। देखिए अंडरलाइन भी क्या हुआ, लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक का फुल चैप्टर रहा, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ मैं कि मैंने जो तरीके से आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा ये लेंथी भी लग रहा होगा कि इतने लंबा देर का वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को पढ़ा दूँ कम से कम टाइम में, और आप लोगों को एक बार में समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। विदा लेने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और भी जो लोग नीडी लोग हैं उनको शेयर करना भी नहीं भूलें। ये मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मेरे चैनल्स को अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो कि मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सही तरीके से बता रहा हूँ, तो कृपया करके इन्हें शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। अब मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और एक बात बोल देता हूँ जाने पर कि अगर आप लोगों को कुछ भी गड़बड़ लग रहा है मेरे वीडियो में, कि जो मैं सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा या ज़्यादा बोल रहा या कुछ टॉपिक को सही से नहीं बता रहा, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल वॉचर्स। ओके, बाय बाय। अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर पे ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।